सबसे बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं और बात करते हैं भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की। भारत और यूरोपीय संघ ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को संपन्न करने की घोषणा के साथ साथ रक्षा, वित्त, कौशल विकास, आपदा, जोखिम प्रबंधन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ ही नवाचार जैसे क्षेत्रों में समझौते को मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन की सह अध्यक्षता में हुए 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन के बाद इससे संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। The European Union and India must work together towards our shared prosperity and security. We did it. We delivered the mother of all deals. दुनिया में लोग जिसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं, वो भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण है, जो वैश्विक GDP के करीब 25% और वैश्विक व्यापार के करीब 1/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। ये समझौता व्यापार के साथ साथ लोकतंत्र और नियमों पर आधारित शासन व्यवस्था के प्रति साझा प्रतिबद्धता को सशक्त करने वाला भी है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह FTA भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। विश्व में चल रही बड़ी उथल-पुथल के बीच भारत और यूरोपीय संघ साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्थिरता को मजबूती देगी। इस संदर्भ में भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन, पश्चिमी एशिया, हिंद प्रशांत सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान आज की चुनौतियों से निपटने में वैश्विक संस्थाओं में सुधारों को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने को लेकर दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की। भारतीय जड़ों से जुड़े यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि एक बहुध्रुवीय दुनिया में यूरोपीय संघ और भारत मिलकर साझा समृद्धि के क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के बिना समृद्धि नहीं हो सकती। I would like to share 3 messages. First, the European Union and India must work together towards our shared prosperity and security. India is the world's fastest growing major economy. Trade has flowed between our two continents for centuries, and trade is crucial geopolitical stabilizer and the fundamental source of economic growth. Trade agreements reinforce rules-based economic order and promote shared prosperity. भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों का ये ऐतिहासिक दौर है, जिससे दिशा बदली है और यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई है। 2 weeks ago, India marked Makar Sankranti. It's the beginning of Uttarayan, the sun's northward journey. From darkness to light, from stillness to growth, from what was to what can be.
And that is what makes our summit so unique and timely. The time is right for renewal, for fresh momentum, and for opening a new chapter in EU-India friendship. And this is exactly what we have achieved together today. भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी से लेकर स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर विकास साझेदारी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित हुए हैं। महत्वाकांक्षी एफटीए के साथ साथ मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क बनाया गया है। इसके साथ ही विज्ञान एवं तकनीक पर व्यापक सहयोग और सुरक्षा व रक्षा के क्षेत्र को रणनीतिक साझेदारी के रूप में महत्व दिया गया। भारत और यूरोपीय संघ ने लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने पर भी जोर दिया। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये महाडील हो गई है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अशोक जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी इस डील को लेकर के? जी, बहुत खुशी की बात है, बहुत ही जिसे मैं कहूँ सेटिस्फैक्शन है जो ये 19 साल से तोड़ पर पहुंचे हैं, जो ये डील पर हमने दोनों देशों ने, यूरोपियन यूनियन और भारत ने दस्तखत कर दिए हैं और ये डील निकल कर आई है, अच्छी है। ये दोनों तरफों के लिए बहुत अच्छी है। 27 देश जो यूरोपियन यूनियन के हैं उनको फायदा होगा, भारत के जो 140 करोड़ लोग हैं उनके लिए फायदा होगा, कंज्यूमर्स को फायदा होगा, स्मॉल बिजनेसेस को फायदा होगा, फार्मर्स को फायदा होगा। तो ये सब तरीके से, और जैसे एक आखिरी इसमें एक शब्द और मैं कह दूं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ये केवल ट्रेड डील नहीं है। ट्रेड डील तो है, बहुत महत्वपूर्ण है, पर उसके अलावा कहीं और है। ये दोनों के बीच, यूरोप और भारत के बीच सामरिक रिश्तों को आगे ले जाने के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐलान है। अशोक जी, भू राजनीतिक तौर पे और रणनीतिक तौर पे अगर इस डील को हम देखें तो किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? जी देखिए, अगर हम जियोपॉलिटिकल तरीके से, भू राजनीतिक तरीके से अगर हम देखें तो ये देखना जरूरी है जो यूरोप के ऊपर दबाव है अमेरिका की तरफ से, वहां से टैरिफ्स का, वहां पर उन्होंने एक डील साइन की थी पिछले साल, ट्रेड डील, उसकी भी कोई मान्यता इतनी नहीं रह गई है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके ऊपर और टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। सुरक्षा के क्षेत्र में वो हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर रहते थे, उसका भी अब कुछ नहीं मालूम है। ट्रांस अटलांटिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप का, नेटो का कुछ नहीं मालूम है। नेटो के एक देश ग्रीनलैंड के ऊपर वो हमला बोलने के लिए कह रहे हैं। दूसरी तरफ चीन के साथ भी यूरोप के संबंध बहुत खराब होते जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही इम्बैलेंस्ड है। वहां पर वो वेपनाइजेशन कर रहे हैं सप्लाई चेन्स का, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहे हैं। वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स के विरुद्ध वहां पर से चीन से उनकी तरफ दबाव बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे माहौल में भारत एक विश्वसनीय दोस्त, मित्र और साझेदार और सहयोगी बनकर उभर रहा है, जिसके साथ उन्होंने न केवल ट्रेड डील की है परंतु सिक्योरिटी डिफेंस एग्रीमेंट की है, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट की है, निवेश बढ़ेगा भारत में यूरोप से, और मोबिलिटी एग्रीमेंट की है। ये एक चीज है जो भारत के ऊपर भी दबाव डल रहा है अमेरिका से। H1B वीजा हमारे रद्द कर देंगे, हमारे स्टूडेंट्स को नहीं आने देंगे, उनके ऊपर कितना दबाव बढ़ रहा है। ये सब हम अब यूरोप में जा पाएंगे क्योंकि यूरोप की इकोनॉमी भी, अर्थव्यवस्था कम नहीं है, $20 ट्रिलियन है। अगर अमेरिका की 28 ट्रिलियन डॉलर है तो यूरोप की भी कम नहीं है, $20 ट्रिलियन है। तो उनके साथ अपने सहयोग को बढ़ाकर हम दोनों तरफ के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा ये। अशोक जी, कितनी चुनौतियों से ये डील गुजरी है? क्योंकि अगर हम यूरोप की बात करें तो पर्यावरण को लेकर के और विभिन्न कानूनों को लेकर के वो काफ़ी सतर्क रहते हैं। भारत की बात करें तो भारत अपने किसानों को लेकर के, डेयरी सेक्टर को लेकर के, MSME को लेकर के काफ़ी सतर्क रहता है। भारत की जो पॉलिसी डिसीजंस हैं उनको लेकर के भारत काफी सतर्क रहता है। तो कितनी चुनौती रही होगी इस डील को फाइनल तक पहुंचाने में? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, दोनों तरफ बहुत सारी, जिसे कहा जाए, रेड लाइंस थी। दोनों तरफ से वो चाहते थे जो हमको जो डील मिलनी है वो अच्छी से अच्छी डील मिले हमारे अपने देशों के लिए, हमारे अपने देशवासियों के लिए। तो मैं समझता हूं जो
दोनों तरफों ने ये निर्णय किया, ये निश्चय किया जो ठीक है, हमको जो मिल सकता है इस समय हमें वो ले लेना चाहिए, और जिनके ऊपर हमारी बिल्कुल असहमति है और जो रेड लाइंस है दोनों की तरफ, उनको हम साइड में रख देते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर में दूं, जैसे डेयरी है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे कुछ एग्रीकल्चरल आइटम्स हैं, उसमें हमने जैसे अमेरिका को भी बताया है हमारा ये रेड लाइन है, उसको हमने एकदम वो खत्म कर दिया, तो वो उन्होंने अलग रख दिया। दूसरा, उनको दिक्कत थी भाई हम रूस से तेल लेते हैं वगैरह, रूस को वो नहीं उसकी आलोचना नहीं करते हैं, तो उससे उनको दिक्कत थी भारत के रवैये से, उसको उन्होंने अलग रख दिया है, जो ठीक है। हमारे में कुछ तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टी अलाइनमेंट की ये बात है, जो हम जिन मुद्दों पर हमारी सहमति है उनमें हम आगे लेकर जाएंगे अपने संबंधों को, अपने सहयोग को। जिनमें नहीं है उसको हम ऐसा नहीं करेंगे जो हमारे पूरी तरीके से जो और सहयोग हो रहा है, डील हो रहा है, वो एकदम खत्म हो जाए, टूट जाए। अशोक जी, अंतिम सवाल है, थोड़ा सा संक्षेप में बताएगा। आज प्रधानमंत्री ने इसी से जुड़े कार्यक्रम के दौरान कहा कि जो वर्तमान में चल रहा है, किस तरह से ट्रेड को, टैरिफ को, रेयर अर्थ मेटल्स को हथियार बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने काफी चिंता जताई है। ये भी आपसे जानना चाहेंगे, और उस सब के बीच इतनी बड़ी डील हो जाना, ये एक तरह का किस तरह का उदाहरण होगा इन लोगों के लिए जो इनको हथियार बनाते हैं? जी देखिए, उदाहरण होगा और संदेश भी होगा, जो पूरी दुनिया आपके लिए आपके दबाव में आने वाली नहीं है। यही मैंने स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात कही। तो जो उन्होंने कहा ट्रेड और टैरिफ, उससे यूरोपियन यूनियन के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, भारत के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। जो ये रेयर अर्थ मिनरल हैं, क्रिटिकल मैग्नेट्स हैं, क्रिटिकल मटेरियल्स हैं, ये चीन डाल रहा है, उनको वेपनाइज कर रहा है। तो देखिए, दोनों अमेरिका की तरफ से भी वेपनाइजेशन हो रहा है टैरिफ्स का और सिक्योरिटी का, और चीन की तरफ से वेपनाइजेशन हो रहा है सप्लाई चेन्स का और इन सब चीजों का। तो इसीलिए ये दबाव भारत के ऊपर भी है, यूरोप के ऊपर भी है, और इन दोनों ने फिर ये निर्णय लिया है जो हम अपने सहयोग को बढ़ाएंगे, जिससे कि इन दबावों से हम अच्छी तरह मिलकर जूझ सकें। ठीक है अशोक जी, इस डील से क्या कुछ फायदे होंगे, इस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर।